हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.5 का परिचय हम देखेंगे। इसमें 3.4 तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम 3.5 का परिचय देखेंगे और एक एक टॉपिक लेते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका परिचय बड़ा है, इसीलिए पेशेंस के साथ देखिएगा। ठीक है, तो ये है 3.4 जिसके क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3.5 अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलती हैं। और एक और तरीका है इसको समझने का कि अपरिमेय संख्याओं को कभी भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, देखिए, शताब्दियों तक गणितज्ञों की यह धारणा बनी हुई थी कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक मापनीय लंबाई को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अनुपात जो है, वो अनुपात वर्ड जो है वही P/Q, जैसे P/Q हम लिखते हैं। तो ये P/Q है, ये अब ये रेशो में है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/Q, अनुपात जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन, इसी लाइन में ये यही कह रहा है कि शताब्दियों तक गणितज्ञों की यह धारणा बनी हुई थी कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक मापनीय लंबाई, जो लंबाई नापी जा सकती है, उसको हम दो पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यद्यपि जब बौद्धायन ने 8000 सामान्य संवत पूर्व के आसपास सुलभ सूत्र, जटिल ज्यामितीय अग्निवेदियों के निर्माण की पुस्तिका की रचना की थी। कब तक ये माना जाता था कि जब तक कि क्या होता था, जब ये बौद्धायन क्या था, बौद्धायन एक गणितज्ञ थे। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, 8000 सामान्य संवत पूर्व पास एक सुलभ सूत्र, ये सुलभ सूत्र जो वर्ड है, ये एक ग्रंथ है। ठीक है, और ये कैसा ग्रंथ था, किसके बारे में था, ये जटिल ज्यामिति अग्निवेदी मतलब जिसमें हम हवन करते हैं। तो ये हवन देखिए इस तरीके का होता है, जैसा इसमें ये दे रखा है, इस तरीके के। उसको निर्माण करने के लिए जो यूज करना पड़ता था, जो भी ज्यामिति में जटिलताएं थी, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे उसको बनाना है, ये था सुलभ सूत्र में। और ये किसने दिया था, बौद्धायन ने दिया था। उनके समक्ष शीघ्र ही ऐसी मापें उत्पन्न हो गई जो भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आगे देख ली। भिन्न का मतलब भी वही अनुपात है, P/Q जिसको हम बोलते हैं, नहीं की जा सकती। कुछ शताब्दियों के पश्चात ऐसी ही समस्याएं ग्रीकों के समक्ष आई थी। जो ग्रीक जो कंट्री है, जो देश है, उसके जो गणितज्ञ थे, उनके सामने भी ऐसी समस्या आ गई कि भाई कुछ ऐसी संख्याएं थी जिनको हम P/Q भिन्नों के रूप में हम नहीं लिख सकते थे। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है। एक ऐसे ही वर्ग पर विचार कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 1 इकाई हो। देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है, एक जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, 1 और 1 है। ठीक है, बौद्धायन पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण की लंबाई d सूत्र 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर दी जाती है। देखिए, अब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा क्या है, समकोण त्रिभुज में लगती है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये वाला त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। आया आपको समझ में? समकोण त्रिभुज का मतलब इसमें ये वाला कोण कितना होता है, 90 का होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम देखिए मैं आपको बता देती हूँ अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखिए, ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा ढंग से बना हुआ नहीं है। देखिए, मैं दोबारा बना देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण क्या होता है, एक
समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है इसी तरीके के त्रिभुज में लगती है। ठीक है, ये मैंने साइन लगाया है, इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण का साइन बोलते हैं। समकोण का मतलब होता है कि जो कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें ये इसकी कर्ण होती है, ये आधार होती है और ये लंब होती है। आया समझ में? ये जो लाइन है ये इसकी कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर करें हम, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये इसका आधार है। ठीक है, ये इसका आधार है। ठीक है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन इसकी क्या है? लंब है, क्योंकि ये लंब बनी हुई है, सीधी बनी हुई है 90 डिग्री के कोण पे, तो इसको लंब बोलते हैं। तो जो कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है वो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब जो आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये वाली भुजा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? आधार और लंब के आधार और लंब के क्या है, स्क्वायर के प्लस के रूप में हम निकाल सकते हैं। तो ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही क्या किया है इसने, वन का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, तो ये आ जाता है अपना √2। ठीक है, तो √2 कैसे आया भाई? ये इसका आधार है, ये लंब है, दोनों का स्क्वायर करेंगे आप, तो देखिए यहाँ दे रखा है वन का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब इसकी जो कर्ण है, इसका जो विकर्ण निकालना है हमको, तो वो क्या आएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और विकर्ण डी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? √2। तो इसका विकर्ण की जो लंबाई आ गई वो आ गई √2। और ये रूट वाली संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। हाँ जी, देखिए इसको मैं थोड़ा ढंग से बता देती हूँ अच्छे से। देखिए ये आपको एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसका क्या होता है? विकर्ण होता है। ठीक है, विकर्ण होता है, और ये इसका होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तो आपको पता है वर्ग में जो होता है। तो ये वाला जो यहाँ पे त्रिभुज निकल के आता है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसीलिए क्योंकि क्या है, समकोण त्रिभुज इसीलिए था क्योंकि उसमें क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी ये 1 इकाई है और ये वाली लंबाई भी 1 इकाई है, और आपको निकालनी क्या है? ये डायगोनल निकालनी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि कर्ण का होल स्क्वायर, इसकी जो ये वाली लाइन होती है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ एक बार, इसकी जो ये वाली लाइन होती है ये कहलाती है कर्ण, त्रिभुज की कर्ण कहलाती है, ये जो लंबी वाली लाइन होती है। ठीक है, कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है वो आपको पता है, इसका लंब का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि ये है, और प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कर्ण इसने लिया है डी। ठीक है, तो डी स्क्वायर, कर्ण की जगह हम डी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लंब की जगह 1 लिखेंगे, और आधार की जगह भी क्या करेंगे? 1 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर जो होता है वो आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो क्या है आपके पास? डी स्क्वायर क्या है आपके पास? डी स्क्वायर आपके पास आया 2। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर में हटाऊंगी यहाँ से, तो ये यहाँ पे जाकर के इसके पावर में 1/2 हो जाता है, ये वाला 2 जो है वो 1/2 में चला जाएगा। ठीक है, और इस 1/2 को हम लिखते हैं इस तरीके से रूट में। आया आपको समझ में? इसका जो ये जो रूट वाला साइन है, इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या, जो भी आपको अंदर संख्या दे रखी है, उसकी क्या है? पावर में 1/2 है, इसकी जो घात है वो 1/2 है। ठीक है, तो डायगोनल आपके पास क्या आ गया? √2 आ गया। आया आपको समझ में? तो ये इसने यही समझा रखा है आपको। ठीक है, तो आगे देखिए, सोचिए और विचार कीजिए, क्या √2 को जो है
एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? अच्छा हाँ, √2 को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। देखिए इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप अच्छा देखिए, सोचिए और विचार कीजिए, क्या √2 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? मैंने आपको अभी बताया था, जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको कभी भी P/Q या भिन्नों के रूप में या अनुपातों के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन उसने किया है, ठीक है, जैसा कि आपने 8th में अध्ययन किया है, इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि अपरिमेय संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। हम शीघ्र ही पुनः देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब इस एक्सरसाइज में, इस परिचय में हम यही देखेंगे कि इसको क्यों नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। संख्या रेखा पर निरूपित वे संख्याएं जो पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपको इसकी ये परिभाषा है जो कि आपको याद रखनी है। अपरिमेय संख्याओं की कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा जो हमने बनाई थी उस पर पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, देखिए अनुपात का या तो आप अनुपात लिखिए या भिन्न लिखिए, ठीक है, तो एक ही बात है। तो भिन्नों के रूप में जो संख्याएं व्यक्त नहीं की जा सकती हैं उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। आया आपको समझ में? तो ये इसका एक टॉपिक हो गया। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा चैप्टर एक्सरसाइज का परिचय बहुत बड़ा है, तो आप इसको पेशेंस के साथ देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है √2 की अपरिमेयता की उत्पत्ति मतलब आपको √2 को आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करना है इसको। देखिए इसमें इस टॉपिक में कुछ चरण दिए हुए हैं, ये देखिए ये चरण वर्ड दे रखा है, मतलब एक एक स्टेप्स दी हुई है। देखिए चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, इस तरीके से इसमें 8 चरण दे रखे हैं और इसको क्या कर रखा है, सिद्ध कर रखा है, ठीक है। तो एक एक स्टेप लेके एक एक चरण हम पढ़ेंगे और इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपको हल्की सी थोड़ी सी बीच बीच में जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ा सा आपको समझना है, अदरवाइज इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है आपको, ठीक है। आपको कहीं से बाहर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। √2 को हम बोलते हैं वर्गमूल भी बोलते हैं इसको, इस साइन को हम वर्गमूल बोलते हैं, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं का साइन होता है। कि जैसे जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, या आप लिख सकते हो उसको कि 2 की घात 2, ठीक है। तो ये होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। इनको यदि मैं इस तरीके से √, के अंदर लिख दूं तो इसका क्या होता है, रूट इसका निकलता है, √, इसका वर्गमूल इसका निकलता है 2। आगे आपको समझ में, ये आपने पिछले चैप्टर्स में, सॉरी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, पूर्ण वर्ग के नाम से ये था, ठीक है। तो आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, √2 की अपरिमेयता की हम उत्पत्ति करेंगे, सिद्ध करेंगे। √2 की अपरिमेयता को सर्वप्रथम हिप्पार्कस नामक गणितज्ञ ने किया था। ये गणितज्ञ का नाम है एक, जो पाइथागोरस विद्यालय का सदस्य था, ठीक है। पाइथागोरस एक विद्यालय था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते हैं हम, ठीक है, जो कि क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है, ठीक है। तो वो एक पाइथागोरस, जो हिप्पार्कस नामक जो वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, वो क्या थे, पाइथागोरस विद्यालय के सदस्य थे। लगभग 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास, ये भी आपको दिया हुआ है कि कितने वर्ग पूर्व वो थे, ठीक है। तो √2 क्यों अपरिमेय संख्या है, इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने एक कुशाग्र तकनीक का उपयोग किया, जिसे विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति कहा जाता है। देखिए तो आप इसका विरोधाभास का मतलब है, जो भी आपने माना है उसका आपको उल्टा मान लेना है, ठीक है, उसका अपोजिट, उसका
विलोम मान लेना है, जैसे अपरिमेय है तो आपको परिमेय मान लेना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति कहा जा सकता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिद्ध करना विरोधाभास के द्वारा, ठीक है। तो इसके नाम के अनुरूप इस विधि में जो हमें सिद्ध करना चाहते हैं उसके विपरीत, देखिए आपको मैंने बोला उल्टा मान लो, उसका विपरीत कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, और यह प्रदर्शित करते हैं कि कल्पना तार्किक विरोधाभास उत्पन्न करती है, ठीक है। जो हम मानेंगे उसको हम एक एक चरण करते हुए चलेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको गलत साबित कर देंगे कि हमने जो माना था वो गलत था, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ देखिए प्रमाण, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हम प्रमाण की व्याख्या कई चरणों में करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला चरण है, देखिए कल्पना। आपको सबसे पहले चरण में क्या करनी है, आपको कल्पना करनी है कि मान लीजिए √2 वर्गमूल 2 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध हम कर रहे हैं इसको अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने कल्पना क्या की है कि ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपने मान लिया उसको कि हम नहीं मानते कि वो अपरिमेय संख्या है, हम तो भाई मानेंगे कि हम वो की एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसमें परिमेय संख्या की परिभाषा लगाएंगे। देखिए इसलिए इसे सरलतम भिन्न P/Q, P/Q, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होगा, के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो इसको हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसका अभिप्राय यह है कि P/Q, P और Q ऐसे पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी सार गुणनफल नहीं है। सार गुणनखंड का मतलब है कि वो उनमें कोई भी चीज, कोई भी जो डिजिट है, कोई भी जो नंबर है वो क्या है, सेम नहीं है। सार मतलब सेम गुणनखंड, सेम गुणनखंड का मतलब आप समझे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि 12/15 है, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड मैं करती हूँ तो 2 गुना 2 गुना 3, सॉरी एक हटाना इसको, 3, ठीक है। इसी तरीके से 15 के गुणनखंड करूंगी मैं तो ये आएगा 3 गुना 5, ठीक है। तो ये क्या है कि देखिए ये 3 ऊपर भी आ रहा है, 3 नीचे भी आ रहा है, तो ये एक सार गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ये सार गुणनखंड नहीं होना चाहिए P/Q में, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी संख्या लेंगे जैसे कि 5/7। अब 5/7 को हम और सरल नहीं कर सकते हैं ना। इसी तरीके से और क्या है, और आपके हैं जैसे कि 17/19, ठीक है। इसको भी देखिए हम आगे सरल नहीं कर सकते, इसीलिए हमें क्या करना है कि इनका क्या है, सबसे सरलतम लेना है, आपको सबसे सरलतम रूप लेना है और सार गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सार गुणनखंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए, ठीक है। अर्थात वे सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब दो ऐसी अभाज्य संख्याएं होंगी P और Q जो कि जिनका जो सार गुणनखंड है वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। आगे देखिए परिभाषा, ये सिर्फ उसका परिमेय संख्या की परिभाषा है जो कि आपको यहाँ लिखनी है। तो अब देखिए, अब जब ये परिमेय संख्या हमने परिमेय संख्या मान लिए तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। √2 को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चरण दूसरा देखिए आप, चरण दूसरा भाई, अब हमने उसको क्या करा, परिमेय संख्या मान लिया है, ठीक है। परिमेय संख्या जब हमने मान लिया है तो अब क्या करेंगे, जब हमने उसको √2 को P/Q के रूप में लिख लिया है, अब दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो थोड़ा सा इसमें से एक स्टेप इसमें गायब कर रखा है, देखिए √2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर रखा है, √, जब भी हम इस तरीके की वर्गमूल संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ वो संख्या आ जाती है, ठीक है। वर्गमूल का साइन जो है, जो भी चिन्ह है वो हट जाता है, ठीक है। और इस तरीके की जब P/Q है तो P में भी स्क्वायर लग जाता है और Q में भी स्क्वायर लगा जाता है। ये घातांक वाली प्रश्नावली है,
जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, घात कैसे लगाते हैं हम, ठीक है, घातों का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए चरण 2 में, देखिए चरण 1 में हमने क्या किया था, उसका विपरीत माना था। ठीक है, और फिर उसको p अपॉन क्यू के बराबर कर दिया था, √2 को। फिर दूसरे चरण में हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब चरण 3 क्या कह रहे हैं आप देखिए, देखिए चरण 3 है कि दोनों पक्षों में क्यू स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। आप दोनों पक्षों का क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये देखिए, देखिए इसको हम दोनों साइड क्यू स्क्वायर से गुणा कर देंगे। देखिए ये हम इसीलिए आप जो कहेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हर जो भी आपको आगे जो इस तरीके की संख्याएं होंगी, जैसे √2 को √3 को अपरिमेय यूज सिद्ध करना है। ठीक है, इसको क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इस क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर, और ये बचेगा यहाँ पे p स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, तो आगे देखिए, वर्ग कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब चरण 4 में हमें क्या करना है, चरण 4 में हमें क्या करना है, p के लिए निगमन करना है। p के लिए कैसे निगमन करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये वाली स्टेप। देखिए क्योंकि p स्क्वायर एक पूर्णांक का दुगना है, देखिए p जो भी है, कोई भी एक पूर्णांक संख्या है उसका दुगना है। दुगना का मतलब हमने पावर 2 कर रखी है, उसका सॉरी पावर 2 नहीं कर रखी है, हमने क्या कर रखा है, p को जो है 2q स्क्वायर के बराबर है, तो ये 2 पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक q, एक पूर्णांक q हमने पूर्णांक लिया है, उसको जब हमने 2 से गुणा कर दिया है तो वो दुगना हो गया है उसका। ठीक है, अतः ये ऐसा क्यों, क्योंकि वो p स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, p स्क्वायर किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के बराबर है, तो q एक पूर्णांक है और p क्या हो गया, q स्क्वायर के दुगने के बराबर हो गया, क्योंकि वो 2 से गुणा हो रहा है। आई ये लाइन वाली समझ में आपको कि p स्क्वायर किसी पूर्णांक का दुगना है, अतः p स्क्वायर को p स्क्वायर एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आया आपको समझ, जब 2 से गुणा हो रही है तो वो सम संख्या हो गई। यदि एक संख्या का वर्ग सम संख्या है, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या का वर्ग जो है, किसी संख्या का स्क्वायर हम करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार, जब घात 2 लगाते हैं हम तो वर्ग बोलते हैं उसको। ठीक है ना, वर्ग बोलते हैं उसको, और वो क्या है, सम संख्या है एक। ठीक है, जब एक वर्ग की संख्या जो है सम है, तो वह संख्या स्वयं भी सम होगी। आया आपको समझ में। देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, देखिए जैसे कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, आया आपको समझ में, 3 का वर्ग होता है 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, लेकिन उसने बोला है किसी संख्या का वर्ग। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और ले लेती हूँ, वर्ग, जैसे 4 का वर्ग ले लेते हैं हम, 4 का वर्ग ले लेते हैं, तो 4 को हम 2 बार गुणा करेंगे 4 को, तो 16 आएगा। ये एक सम संख्या है। जब ये एक सम संख्या है तो इसका, ये जिसका वर्ग है ये भी एक क्या होगी, सम संख्या होगी। ये वही आपको बोल रहा है। ठीक है, कि एक वर्ग सम संख्या है तो वह संख्या भी क्या होगी, सम संख्या होगी। 4 का वर्ग हमने किया था तो 16 आया था, जब 16 सम है तो 4 भी क्या होगी, सम होगी। ठीक है, इसीलिए p एक सम पूर्णांक है। ठीक है, मान लीजिए कि p इज इक्वल टू 2k लेना है अब आपको। ठीक है, अब क्या सिद्ध हो गया कि p एक क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी चरण में क्या करेंगे, p को क्या लिख देंगे, 2k लिख देंगे। 2k लिखे, जहाँ k भी एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, आगे स्टेप देखिए, चरण 5 देखिए, चरण 3 के समीकरण में p इज इक्वल टू 2k को पुनः प्रतिस्थापित कीजिए। ये देखो चरण 3 पे चलेंगे हम, चरण 3 पे ये वाला, ये जो चीज है आपके पास आई है, उसमें आपको क्या करना है, p बराबर क्या कर देना है, 2k लिखना है। ठीक है, जहाँ 2k लिखना है, जहाँ k क्या है, पूर्णांक है। देखिए इसमें यहीं पे देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इसमें क्या है, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह क्या कर दिया है, 2k स्क्वायर कर दिया है, 2k लिख दिया है। सिर्फ p की जगह आपको क्या लिख दिया है, 2k लिख दिया है। अब इसको 2k स्क्वायर को हम सरल करेंगे। देखिए यहाँ सरल कर रखा है, 2k स्क्वायर को कैसे सरल करना है, सरल कर रखा है। देखिए इसने क्या कर रखा है,
ये 2k का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि आपको 2 का स्क्वायर करना है और क्या करना है, k का स्क्वायर करना है। ये घातांक वाली प्रश्नावली है, यदि आपने की है तो क्लास 8 में, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और ये होगा k स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2k का स्क्वायर क्या आ गया, 4k स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इसने 4k स्क्वायर कर रखा है। एक बार थोड़ा सा बड़ा लगेगा ये जब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। आगे आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको फटाफट याद हो जाएगा कि किस चरण में क्या करना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कह रहा है वो, चरण 6 में कह रहा है कि दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर दीजिए। 2 से विभाजित कर दीजिए, तो देखिए जब जब इसको 2 से भाग करूंगी, इसको 2 से भाग करूंगी, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूनी होता है 4, तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर। ये देखिए p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर आ गया। आया आपको समझ में? अगर यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक काम कीजिए, आप देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये है 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, q स्क्वायर को अकेला रखेंगे और इसकी जो गुणा में है उसको हम क्या कर देंगे, भाग में कर देंगे। भाग में कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 होता है, तो ये बचेगा 2k स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिंपल सा लिख रखा है कि आपको 2 से विभाजित करना है, अदरवाइज इसको आप सरल भी कर लेंगे। q को आप सिंगल बना लेंगे, एक अकेला रख देंगे इधर LHS में, तो RHS में आपके पास ये बचेगा। मतलब बाएं पक्ष में q स्क्वायर रखेंगे, दाएं पक्ष में आप क्या कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास। क्योंकि 2 का क्या है, आप स्थानांतरण कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे बाएं पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चरण आपका है 7। अब चरण 7 में आप इसी से आप क्या करेंगे, निगमन करेंगे q के लिए। ठीक है, देखिए वहां हमने क्या किया था, p के लिए निगमन किया था, अब हम क्या करेंगे, q के लिए निगमन करेंगे। ठीक है, कैसे निगमन करना है आपको, अब हम देखते हैं कि q स्क्वायर किसी पूर्णांक k स्क्वायर का दुगना है। देखिए ये भी क्या हो गया, दुगना आ गया। इसका आशय है कि q स्क्वायर एक सम संख्या है, इसी कारण q को भी आवश्यक रूप से एक सम पूर्णांक होना चाहिए। तो हमने सिद्ध कर दिया कि p भी सम होता है और q भी सम होता है। इन चरणों में हमने सिद्ध कर दिया कि p भी सम है और q भी सम है। ठीक है, जब सम संख्याएं हैं दोनों, तो ये क्या होगी, एक अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जो हमने माना था कि √2, जो √2 है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो p बटे q क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। वो p अपॉन q के सरलतम रूप में होनी चाहिए, उनको हम आगे सरल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, दोनों सम संख्या आ रही है, तो आपको क्या हुआ, अब देखिए विरोधाभास आया कि नहीं आया, हो गया विरोधाभास, विपरीत आ गया। हमने यह निगमित किया कि p एक सम संख्या है और q भी एक सम संख्या है। ठीक है, जबकि सम संख्या होनी नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि दोनों का सार गुणनखंड 2 है। आया आपको समझ में? यदि चरण 1 में हमने, यद्यपि चरण 1 में हमने माना था कि p अपॉन q अपने सरलतम रूप में है और इनका कोई सार गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब p अपॉन q सम संख्याएं आ गई, देखिए p अपॉन q जो है वो सम संख्या आ गई। मैं सम संख्या ले लेती हूँ, ये ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए आप, जैसे सम संख्या 16 अपॉन आप ले लीजिए 14। ठीक है, तो इसका जब ये दोनों सम संख्या है तो ये 2 से कटेंगी नहीं कटेंगी। ठीक है, या इसका गुणनखंड निकाल लीजिए आप। तो जब इसका गुणनखंड आप निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 14 का गुणनखंड में निकालूंगी तो 2 गुणा 7 आएगा। तो देखिए ये 2 और ये 2, ठीक है, दोनों में गुणनखंड कॉमन आ गया है, एक जैसा आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा है कि जब हमने p और q को क्या सम संख्या अपन ने प्रूफ कर दिया, लेकिन हमने जो माना था कि वो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में तो कोई गुणनखंड आना ही नहीं चाहिए, सार गुणनखंड। ठीक है ना, आगे आपको समझ में, इनका कोई भी सार गुणनखंड नहीं है, ये हमने माना था। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, चूंकि तार्किक चरण त्रुटिहीन है, ठीक है, जो भी हमने माना है वो त्रुटि हो गया है,
इसीलिए हमारी प्रारंभिक कल्पना असत्य है। हमने क्या माना था उसको, √2 को माना था हमने परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या माना था, जो कि क्या हो गई, असत्य हो गई, ठीक है, क्योंकि उसकी जो परिभाषा है उसके विपरीत हम उसको लेकर आ गए, ठीक है, चरण दर चरण, कब उसका स्क्वायर, कभी उसका स्क्वायर करके, कभी उसमें 2 का भाग करके, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसमें। अतः √2 वर्गमूल 2 को जो है एक भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको पता है अपरिमेय संख्या की परिभाषा हमने अभी पढ़ी थी कि जो भी अपरिमेय संख्याएं होती है उनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, आया आपको समझ में। ये देखिए एक छोटी सी इसमें ट्रिक्स दे रखी है, इसमें शॉर्ट में दे रखा है कि आपको कैसे प्रूव करना है कि ये जो इतने सारे चरण है आपको याद रखने के लिए, आराम से याद करने के लिए क्या करना है, आपने पहले तो मान लीजिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, अब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया। जब वर्ग करने से क्या हुआ कि P एक सम संख्या होनी चाहिए और Q भी एक सम संख्या होनी चाहिए, तो जब ऐसा है तो ये क्या होगी, विरोधाभास की स्थिति हो गई। आया आपको समझ में। तो सिंपल सा है, एक आध बार आप समझेंगे अच्छे से करेंगे। अब देखिए एक है, सोचिए और विचार कीजिए, विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति का उपयोग करते हुए √3 की अपरिमेयता सिद्ध करने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह विधि √5, √7, √10 के लिए भी सहायक सिद्ध होगी, ठीक है, तो ये आपको मैं अलग से बताऊंगी कि इसको किसको क्या है, कैसे सिद्ध करना है, √3 को, वर्गमूल 5 को, वर्गमूल 7 को और वर्गमूल 10 को, ठीक है, ये हम सीखेंगे कॉपी पर, ठीक है ना, कॉपी पे सीखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3 और 5 और 7 के 10 के वर्गमूल को हम कैसे इसकी अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। √3 की अपरिमेयता की उत्पत्ति आपने को सिद्ध करना है कि √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अभी हमने √2 की अपरिमेयता की उत्पत्ति सीखी थी, उसी तरीके से ये है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चरण दर चरण चलेंगे, जैसे उसमें चरण पे हमने स्टार्ट किया था, कैसे किया था उसी तरीके से। तो सबसे पहले हम चरण लेंगे 1, ठीक है, इसमें हम करेंगे कल्पना क्या करनी है हमको, विरोधाभास करनी है। कैसे करनी है कि माना √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय तो आपको सिद्ध करना है, आपको विरोधाभास आपको लेना है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका हो गया पहला चरण। अब आप क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का क्या लिखेंगे, आप परिभाषा लिखेंगे परिमेय संख्याओं की, क्या लिखेंगे, अतः इसे हम P/Q मतलब भिन्नों के रूप में, ठीक है, P/Q, जहां Q कभी भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पूरी परिभाषा लिखनी है आपको, जहां P और Q ऐसे पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, ठीक है, कोई भी गुणनखंड नहीं है जो कि उसमें कॉमन होगा, बिल्कुल सरलतम रूप में वो है,
ठीक है, अर्थात वे क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ से आपको अभाज्य से अभाज्य संख्या की भी परिभाषा पता चल गई होगी कि वो जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी सार गुणनखंड नहीं होगा वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो इसको हम क्या करेंगे, P बटा Q के बराबर लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप चरण 2 देखिए। अब क्या करेंगे, जो हमारा चरण 1 में ये आया है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए √3 का होल स्क्वायर का वर्ग कर दिया, घात इसमें क्या लगा दी, 2 लगा दी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल क्या होता है, हट जाता है जब भी तो उसकी पावर में या घात में 2 होता है, तो ये 3 रह जाएगा और ये अंश में भी 2 लग जाएगा, पावर में, घात में, और हर में भी 2 लग जाएगा। देखिए अब इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और इसका क्या कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे, मतलब 3 को Q स्क्वायर से गुणा करेंगे और 1 को P स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 3 Q स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए ये जब आया है तो चरण तीसरा हम करेंगे, वो क्या होगा, P के लिए निगमन होगा। कैसे होगा, देखिए देखिए चूंकि P जो है, P स्क्वायर जो है, देखिए P स्क्वायर किसके बराबर है, 3 Q स्क्वायर के बराबर है, तो P स्क्वायर क्या होगा, 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। क्यों विभाज्य होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, 3 Q स्क्वायर के बराबर है, तो 3 जो भी अपना जो पूर्णांक है Q वो 3 से गुणा हो रहा है यहाँ पे और वो P के बराबर है, तो P क्या होगा, 3 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, P स्क्वायर सॉरी। ठीक है, अतः P, देखिए अब P स्क्वायर 3 से विभाज्य था तो क्या होगा, P भी क्या होगा, 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब P को हम लिखेंगे 3K। ठीक है, चरण 2 में P की जगह हम क्या रखेंगे, 3K रखेंगे, जहां K एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है एक। ठीक है, अच्छा ये हम करेंगे चरण 4 में। चरण 4 में क्या करेंगे, P को क्या है, 3K लिख देंगे। ठीक है, तो P की जगह मैंने लिख दिया 3K, इसका स्क्वायर है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, 3Q स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसको मैं सरल करूंगी तो 3 का स्क्वायर और K का स्क्वायर और 3Q स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो 9K स्क्वायर और 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब इस 3 का मैं क्या कर दूंगी, पक्षांतरण कर दूंगी उधर। ठीक है, तो ये आएगा 9K स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, तो ये 3 तिया 9 होता है, तो Q स्क्वायर, देखिए Q स्क्वायर को मैं लिख रही हूँ और ये क्या है, 3K स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो चरण 4 में अपने पास क्या आ गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर। ठीक है, अब चरण 5 में हम क्या करेंगे, Q के लिए निगमन करेंगे। बहुत इजी है, एक आध बार आपने हाथ के नीचे से निकाल लिया, एक बार करके देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से जैसा मैं ये बता रही हूँ, उसी तरीके से वर्गमूल 5 का, वर्गमूल 7 का और वर्गमूल 10 का, जितने भी आपको सोच विचार में दे रखा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब Q के लिए निगमन करेंगे तो क्या करेंगे, चूंकि
देखिए क्यू स्क्वायर, 3 से, ये देखो 3 के स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, अतः जब क्यू स्क्वायर है तो क्यू भी क्या होगा, 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे चरण 6 जो कि लास्ट चरण होगा हमारा, और वो क्या होगा, विरोधाभास। कैसे विरोधाभास होगा देखिए जरा, देखिए हमने यह, देखिए जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगी वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, निगमित किया है कि P जो है, P 3 से पूरी तरह विभाजित है और Q भी 3 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, दोनों आपको पता है कि ये भी P भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया और Q भी क्या हुआ, 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया। अतः दोनों का सार्वगुणनखंड, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का सार्वगुणनखंड क्या है, 3 है। आया आपको समझ में, 3 हो गया पर दोनों का सार्वगुणनखंड, क्योंकि क्या है, दोनों P से, दोनों 3 से विभाजित हैं, अतः दोनों का क्या हो गया, सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 3 है। और यद्यपि चरण 1 में हमने यह माना था, हमने उसको परिमेय संख्या माना था और उसकी परिभाषा के अनुसार कि P और Q का कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हमने जो माना था उसका क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। ठीक है, तो अतः हमारी कल्पना असत्य है। ठीक है, असत्य वो हमारी परिकल्पना जो हमने मानी थी असत्य, जो कि हमने क्या मानी थी, परिमेय संख्या मानी थी, वो क्या हो गई, असत्य हो गई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे आपको सिद्ध करना इसी तरीके से, जैसे मैंने अपने √3 का किया है, तो उसी तरीके से आप √5 का भी कर सकते हैं, √10 का भी कर सकते हैं और √7 का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी P और Q आएंगे वो 5 से विभाजित होंगे और उसका विरोधाभास आ जाएगा। उसी तरीके से 10 में भी क्या होगा, 10 से विभाजित हो जाएंगे P और Q, वो भी विरोधाभास हो जाएगा। इसी तरीके से 7 में भी आप ले सकते हैं, वो 7 से विभाजित होंगे P और Q और सारा विरोधाभास हो जाएंगे। तो हम जो मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको एग्जाम में चाहे इसमें दे दे, इससे दे दे, इससे दे दे या ये दे दे, आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ जी, तो ये हमारा अपरिमेयता सिद्ध हमने कर ली है। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसकी √3 की हमने वर्गमूल 3 की हमने अपरिमेयता सिद्ध की है, उसी तरीके के ये आपके √5, √7 और √10 के लिए भी इसी तरीके से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको दे रखा है कि √n लंबाई की रचना विधि, आपको रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, जो भी वर्गमूल में आपको संख्या दी हुई है, जैसे n की जगह 3 दे दे या आपको 5 दे दे या आपको 2 दे दे, इस तरीके की संख्याओं को क्या करना है,
संख्या रेखा पर आपको उसका पॉइंट लगाना है कि कहाँ पर ये संख्या रेखा पर आएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक सोचिए, विचार कीजिए का टॉपिक दे रखा है इसमें। देखिए, हमने पूर्व में देखा है कि एक ऐसी रेखा प्राप्त कीजिए जिसकी लंबाई परिमेय संख्या हो। ठीक है, ऐसी रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनकी लंबाई अपरिमेय हो। इसका मतलब कि आपको अपरिमेय संख्याओं को क्या करना है, नंबर लाइन जो हमने बनाई थी संख्या रेखा, उस पर क्या करना है, आपको दिखाना है कि उसको कौन सी डिस्टेंस, कौन सी दूरी जो है वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें देखिए एक उदाहरण के लिए दे रखा है आपको। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको कॉपी पे बताऊंगी इसको। ठीक है, तो उदाहरण के लिए वर्गमूल 2 लंबाई का एक रेखाखंड का निर्माण और संख्या रेखा पर उसकी स्थिति प्रदर्शित करने के लिए हम निम्न चरणबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। तो इसमें कुछ चरण दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स दी हुई हैं जिस तरीके से हमको इसको बनाना है। ये देखिए, आपको यहाँ दिखा रखा है कि इसको इस तरीके से इसको बनाना है संख्या रेखा पर। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पर खाली आपको एक उदाहरण दे रखा है खाली √2 का, कि √2 हम किस तरीके से बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको सोचिए और विचारिए में आपको दे रखा है √3 का और √5 का। ठीक है, तो कॉपी पर हम इसको बनाना सीखेंगे कि नंबर लाइन पे अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं और कौन सी दूरी आती है उसकी जीरो से, जो उसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु से। देखिए, यहाँ मूल बिंदु से ये पी जो बिंदु है वो √2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, √2 हो गई परिमेय संख्या की। ठीक है, √2 बोल लीजिए या वर्गमूल बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी पे करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो भी आपके चरण आपकी बुक में दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे चरण दिया हुआ है उसी तरीके से हम काम करेंगे, उसी तरीके से हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए चरण 1 दे रखा है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम OA एक इकाई का एक माप लेते हैं और A से OA पर एक लंब खींचते हैं। लंब का मतलब होता है सीधी लाइन खींचनी है, या आप बोल सकते हैं लंब को हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, जिसमें सेंटर में हम लेंगे O, जिसको ओरिजिन हम बोलते हैं, 0 जिसका नंबर डिनोट करते हैं हम, और उसको हम कैसे करते हैं, O से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेम दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर हमको पार्ट्स बनाने होते हैं। कैसे पार्ट्स, जैसे कि ये 1, उसके बाद ये 2, ठीक है, और ये 3, इस तरीके की संख्या रेखा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको बाई तरफ आपको लेने हैं माइनस वाले डिजिट। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गई आपकी। ठीक है, ये डिजिट 1 होता है आपका नंबर लाइन पर, 2, 3, ये -1, -2 और -3। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पर आपको लेने हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि OA, ये जो 1 है, 1 इकाई, इस पॉइंट को उसने A लिया है और ये 1 इकाई का है। ठीक है, 1 इकाई का है। देखिए सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी नहीं है, इकाई लेना है आपको सिर्फ। ठीक है, और उसने बोला कि इस पर एक लंब खींचना है। लंब का मतलब है कि एक सीधी लाइन खींचनी है आपको, सीधी लाइन, या आप इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री का कोण, जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, यहाँ से जितना डिस्टेंस आपने ये लिया है एक, इसी डिस्टेंस पे आपको फिर एक मार्क करना है। देखिए जैसे कि आपके चरण 2 में लिखा हुआ है, चरण 2 में लिखा है कि इस लंब रेखा पर हम बिंदु को B को इस प्रकार अंकित करेंगे कि AB इजिकल टू 1 इकाई हो और मूल बिंदु को B से मिला देते हैं। स्पष्ट है कि OB √2 इकाई है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करना है। उसने बोला कि A लंब खींच लिया, अब B को इस तरीके से आपको मार्क करना है, आपको डिनोट करना है।
कि देखिए ये जितनी लंबाई है, ये एक इकाई हमने मानी है ए तक, उसी लंबाई का आपको एक और इस पे मार्क लगाना है, ये यहाँ पर, इसको उसने बोला है बी बिंदु, ठीक है। और ये भी ये लाइन, ये डिस्टेंस भी, ये दूरी भी कितनी है, एक इकाई की, ठीक है। ये एक इकाई है और ये भी एक इकाई है, ठीक है। अब उसने बोला है कि मूल बिंदु मतलब ओ को आपको क्या करना है, इस बी बिंदु से मिला देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, बी बिंदु पर मिला दिया। अब देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा था कि उसमें क्या करते हैं कि आपको यदि कर्ण निकालना हो, ये उसका कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आपका आधार होता है, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं आपको, देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। ये देखिए कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आधार का कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ओ ए बी, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये वाली जो दूरी है वो हमें मिल जाएगी, इसको हम कर्ण बोलते हैं। देखिए ये इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। लंब आपको लेना है ये एक इकाई, तो लंब की जगह एक का स्क्वायर करना है। आधार भी आपका एक इकाई है, तो आधार का एक स्क्वायर करना है, तो एक प्लस एक, एक का स्क्वायर, एक की घात दो है तो एक को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से। तो ये आ जाएगा दो आपका, ठीक है। तो कर्ण आपका आ गया, देखिए कर्ण का मैं स्क्वायर हटा दूंगी तो दो पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ भाई, यहाँ पे जो दो होता है, ये जो इसकी पावर में जो दो होता है, इसकी घात में जो होता है, वो यहाँ पे जाके एक बटा दो में हो जाता है। और इसको एक बटा, ये इस तरीके से एक बटा दो हो जाता है। अब इस एक बटा दो को हम लिखते हैं अंडर रूट, ठीक है। तो ये दूरी आपकी आ गई अंडर रूट टू, ठीक है, अंडर रूट टू आ गई। अब देखिए अब आपको चरण 3 में क्या कह रहा है वो, ठीक है। ओ को केंद्र मानकर और ओ बी को त्रिज्या लेकर, ठीक है। देखिए ओ को त्रिज्या केंद्र लेना है आपको, और ओ बी जो डिस्टेंस है उसको त्रिज्या लेना है, ठीक है। और प्रकार से एक चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। स्पष्ट है कि OP इज इक्वल टू अंडर रूट टू इकाई, अतः P एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। देखिए अब सिंपल सा आपको क्या करना है, प्रकार ले लेना है, ठीक है। प्रकार लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसको ये ओ को आपको केंद्र मानना है, ठीक है, केंद्र मानना है। और इसकी लंबाई आपको इस तरीके से भरनी है, ये वाली लंबाई इसमें आपको कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए ये बी पॉइंट तक आपको जाएगी, ये बी, ठीक है। इससे इससे आपको पता है कि हम एक सर्कल बना सकते हैं। अगर यदि मैं इसको पूरा एक सर्कल बना दूं, देखिए देखिए इस तरीके से मैं यदि एक सर्कल बना दूं, तो ये कौन सा सर्कल होगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी, अंडर रूट टू होगी। देखिए ये इस तरीके से एक सर्कल बन जाता है, सर्कल बन जाता है ना। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ से आपको सिर्फ चाप काटना है, ठीक है। यहाँ इसको केंद्र मान के बी तक लेकर के आपको चाप कहाँ तक काटना है, संख्या रेखा पर काटना है। ये संख्या रेखा जहां पर ये संख्या रेखाओं पे काटेगी उसको हम बोलते हैं, उसको इसने लिया है पी पॉइंट, ये उसने लिया है पी पॉइंट, ठीक है। इसको पी मान लिया है इस बिंदु को जहां पर इसने चाप काटा है, और इसको उसने लिया है अंडर रूट टू, ठीक है। इस पी बिंदु पर हम अंडर रूट टू अंकित कर सकते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी या ओ पी जो होगी वो क्या होगी, अंडर रूट टू होगी, ठीक है। तो अंडर रूट टू को आपने प्रदर्शित करना सीख लिया कि ये जो पी बिंदु है उसको हम अंडर रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अंडर रूट टू का हमने बना लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए आगे भी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो ये आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पर आप एक सीधी रेखा लंब खींचेंगे आप इस पे, ठीक है। इस पे इस तरीके से लंब खींचेंगे। देखिए बी पॉइंट पे मैंने लंब खींच लिया, ठीक है। बी पॉइंट पे लंब खींच लिया, और जितना इकाई, ये देखिए ये इकाई, ये दूरी जो है
देखिए मैंने इससे ले लिया प्रकार से, तो ये दूरी आपको यहाँ पे बी पे रख करके इस तरीके से लगानी। ठीक है, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, जिसको हम लेते हैं सी, और ये भी कितना है, 1 इकाई का हो गया। सी बी भी क्या है, 1 इकाई का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यदि मैं ओ को सी से मिला दूं, अब इस ओ को मैं सी से मिला दूं, ठीक है, ओ को मैं सी से मिला दूं, तो ये क्या हो गया, ये वाला तो हो गया, ये देखिए ये लंब खींचा है मैंने, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब कौन सा त्रिभुज आपके पास आ गया, ओ बी और सी। ठीक है, कौन सा त्रिभुज आ गया, ओ बी सी। अब ओ बी सी में आपको ये आधार है आपका, ये लंब है, और ये क्या है आपका कर्ण है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, इसको निकाल लेंगे आप, तो उस दूरी का आपको क्या करना है, चाप भरना है और एक चाप काटना है, मतलब सर्कल बनाना है आपको। जो सर्कल यहाँ पे काटेगा वो वाली डिस्टेंस ओ से ये वाली डिस्टेंस होगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे। हाँ जी, तो देखिए ये त्रिभुज मैं यहाँ बना देती हूँ, जो भी आपका बन रहा है, ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, और सॉरी ये 1 इकाई नहीं है, इसका जो आधार है वो आपका √2 है। ठीक है, ये √2 है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है। ये 1 इकाई इसका लंब है, और इसका क्या निकालना है अपने को, कर्ण निकालना है। ये वाला हिस्सा जो है कर्ण निकालना है, तो वही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण का होल स्क्वायर आपका है ये वाला ओ और सी। ठीक है ना, तो ओ सी निकालेंगे हम, ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए लंब लंब आपको दे रखा है ये 1 स्क्वायर, और आधार आपने लिया है √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सरल करेंगे, इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओसी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था √2 का मतलब क्या होता है, रू की 2 की पावर 1/2, और गुणा में क्या है, इसके 2 है, तो ये गुणा में आता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ओसी जो कर्ण है आपका वो आ गया 3। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे पावर हटाऊंगी मैं, तो इसकी पावर में, इसकी घात में क्या है, 1/2, यहाँ घात 2 है, इसका जब मैं ट्रांसफर करूंगी यहाँ पे, तो ये 1/2 हो जाएगा घात में, और 1/2 को घात को हम लिखते हैं √3, वर्गमूल 3। ठीक है ना, तो ओ सी आपके पास, ये देखिए ओ और सी, ओ और सी आपके पास आ गई √3, ये दूरी आ गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस दूरी को आप क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक आप इसको प्रकार में डाल लेंगे। ठीक है, प्रकार में डाल लेंगे, उसके बाद ओ को केंद्र मानते हुए, ओ को केंद्र मानते हुए आप क्या करेंगे, इस तरीके से चाप लगाएंगे। चाप लगाएंगे तो ये संख्या रेखा पर जहां भी काटेगा, ये देखिए ये इस बिंदु पर काट रहा है, ये क्यू पॉइंट ले लेते हैं हम, और ये आपका पॉइंट होगा √3। आया आपको समझ में, देखिए संख्या रेखा पर हमने P और Q, P √2 और Q क्या है √3। ठीक है, आया आपको समझ में। इसी तरीके से आपके एक और दे रखा है √5। ठीक है ना, ये और मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसी पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये सी इसी तरीके जैसे हमने यहाँ पे इस पे लंब खींचा था, इस पे लंब खींचा था, अब इसी तरीके से इस पे लंब खींचेंगे हम। ठीक है, इस पे लंब खींचने के लिए आप स्केल का यूज करें, चाहे तो आप किसका यूज कर सकते हैं, आप वो जो डी आता है उससे आप 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं यहाँ पे, तो वो लंबा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, वही 1 इकाई लेना है। देखिए 1 इकाई यहाँ चल रही है, 1 इकाई यहाँ चल रही है, 1 इकाई आपको यहाँ भी क्या करना है, 1 इकाई लेना है। ये इस तरीके से, चाहे तो आप इससे लीजिए, नहीं तो आप इससे ले सकते हैं, प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, ये 1 इकाई का इसमें आप डिस्टेंस आप डाल लेंगे, भर लेंगे, और इसको क्या करेंगे, सी पे रखेंगे, और इसको यहाँ पे इधर काट देंगे, तो ये आपका पॉइंट जो होगा वो डी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 इकाई आ जाएगा। देखिए 1 इकाई आ गया। अब आप क्या करेंगे, उसी को केंद्र मानते हुए मूल बिंदु को इससे क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया आपने। अब देखिए, अब ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है, और इसकी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो निकालनी है आपको। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये है आपके पास इस तरीके से ओ
डी और सी, सॉरी ये सी है, ये ओ है, ठीक है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो सी पे बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सी पे बना दिया है। अच्छा, ये आपकी ओ सी जो है आपकी, ओ और सी जो है वो है √3, ठीक है। ओ सी √3 है, सी डी आपका एक इकाई है। तो आपको क्या निकालना है, ये डी ओ डी निकालना है आपको। ओ डी मतलब इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोबारा, लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण आपका है ओ डी आपको निकालना है, लंब आपका एक स्क्वायर, आधार आपका क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक आ जाएगा, √3 को लिख सकते हैं हम √3 की घात 1/2 और पावर में और होल पावर में जो क्या है घात 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा घात का, और ये बचेगा 3, तो ये आएगा 4, ठीक है। तो कर्ण का होल स्क्वायर ओ डी स्क्वायर जो आ गया वो 4 आ गया, ठीक है। तो ओ डी बराबर क्या होगा √4, ठीक है। देखिए पावर में है यहाँ पे, घात में 2 है, जब यहाँ करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √4, और √4 में आपका करेंगे 2, 4 को मैं लिखूंगी 2 गुणा 2, ठीक है। इसका मतलब है 2 की घात 2, ठीक है। तो 2 की घात 2 और √ हटाऊंगी तो 1/2 लगाऊंगी, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगी तो ये आ जाएगा 2। तो ओडी आपका आ गया है 2, ठीक है। ओडी आपका आ गया है 2। तो ये से यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आपको 2 निकालनी। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपको आना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 2 है और ये डिस्टेंस भी 2 है। अब हम ध्यान से देखिएगा, इसको यदि मैं यहाँ पे रख करके मैं डी इसको भर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ भर लिया मैंने, तो ये देखना आपको कि 2 पर ही जाके कटेगा, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से हिलाया और ये देखिए ये आ रहा है आपका ये 2 पे, ये देखिए 2 पे कट रहा है ये। तो इससे भी आपका चेक हो जाता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, ठीक है। आया आपको समझ में, ये 2 पे कट गया तो ये आपका आ गया 2, ठीक है। ये देखिए ये 2 डिस्टेंस आपने यहाँ पे ली थी, कर्ण लिया था, ठीक है। अब इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लंब खींचेंगे और उसको क्या है ओ से मिलाएंगे, और वो क्या एक उसको उसमें एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप इस तरीके से उसको चाप भर करके इस तरीके से काटेंगे, तो यहाँ पे संख्या रेखा पर जो भी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं वो आती चली जाएंगी। आ गया आपको समझ में। फिर भी यदि कोई स्टेप यदि आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए। हम आपको आपका जो भी कमेंट आपका जो भी डाउट होगा, आपको जो भी दिक्कत होगी, उस पर हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे आगे क्या है इसमें, अगर यदि आप चाहते हैं तो मैं एक बार √5 का एक आपकी √5 का और बना रखा है, तो वो मैं आपको और बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब लंब खींचना है डी पे लंब खींचना है, ठीक है। ये इकाई इसमें भरनी है, एक इकाई, ठीक है। ये देखिए एक इकाई मैंने भर ली है इसमें, और इसको मैं यहाँ काटूंगी, इसका चाप काटूंगी मैं इधर, तो ये कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ गया ई पॉइंट, ठीक है। सिंपल जो भी हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। ये इसको ओ बिंदु से मिला दिया, इसको ओ बिंदु से मिला दिया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका ये क्या है, ये भी एक इकाई है ये, ठीक है। ये 2 आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालेंगे आप, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो देखिए छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल सा। देखिए कर्ण का होल स्क्वायर आपका है ओ ई स्क्वायर जो है वो आधार का होल स्क्वायर, आधार आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। देखिए शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एक एक का करेंगे तो एक का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये 4 आ जाएगा 5। अच्छा ये स्क्वायर में हटाऊंगी तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। अब जो आप चाप बनाएंगे वो ये √5 का बनेगा इस संख्या रेखा पर। इसको आप केंद्र मानकर, इसको त्रिज्या मानकर जो भी आप सर्कल बनाएंगे, चाप काटेंगे, वो इस पे √5 होगा। अब देखिए वो कहाँ आता है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये यहाँ पर इसको डिस्टेंस, इस दूरी को मैंने क्या कर लिया है, प्रकार में भर लिया है,
ठीक है। अब मैं चाप काटूंगी यहाँ से, देखिए ये चाप कटा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे काटा इसने संख्या रेखा कर? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर काटा, और ये क्या होगी बिंदु? ये बिंदु आएगा √5। आया आपको समझ में? बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है तो आपको चरण इसमें लिखने पड़ेंगे कि हमने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे देखिए फिर।